अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़ैन मुख्तार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज 7 तारीख़ है दिसंबर की 2022 का आखिरी महीना चल रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए आने वाला वक्त खैर वाफियत। आज जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे उसमें कुछ हमारी नेशनल लेवल की चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में हो रही हैं, कुछ इंटरनेशनल चीज़ें हैं। सबसे पहले मूव करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल एक हियरिंग हुई, सुओ मोटो नोटिस लिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, और अरशद शरीफ के कत्ल केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और कल उसके ऊपर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को भी बुलाया गया, अटॉर्नी जनरल साहब थे। और उस केस के अंदर जो बातें हुई फर्स्ट डे के अंदर वो मैंने कल अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों के सामने पेश भी की थी। तो आज की जो इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी उसमें ये हुआ कि जो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी उसने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल करानी थी वो कोर्ट के अंदर दाखिल करवाई। 592 यानी कि जो रफली कल जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा था कि 600 सफ़ात पर मबनी ये रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ़ भी की। उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स है जजेस के कि ये बड़ी जामे और बड़ी जो है कंप्लीट किस्म की एक रिपोर्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं जिनकी तरफ निशानदेही की गई। फॉर इंस्टेंस ये कहा गया कि अरशद शरीफ के डीएनए को मैच करने के लिए अरशद शरीफ की बॉडी से यानी कि उनके एक नाखून को लिया गया था। अब कितने नाखूनों को लिया गया था ये मेंशन नहीं है। आप जानते हैं इससे रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में एक आध माह पहले आई थी जब अरशद शरीफ को दफनाया गया था। तो उसके बाद एक एंकर ने इस चीज़ को आउट किया कि उनके जिस्म से और उनके हाथ से काफ़ी नाखून उनके गायब हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट के अंदर थीं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया, कोर्ट ने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जेआईटी जो बनाई जा रही है, जो गवर्नमेंट ने प्रपोज़ की है, इसके जो ऑफिसर्स जो इसके अंदर हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसी से भी हैं, एमआई से हैं, आईबी से हैं, एफआईए से हैं, आईएसआई से हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे लोगों का शामिल होना ज़रूरी नहीं है जिनके बारे में ऑलरेडी शक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस हों। अब इशारा तो यही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हों जेआईटी के, तो उनके नाम को निकालने के बारे में भी ये एक अंदिया दिया गया। अरशद शरीफ मरहूम की वालदा और उनकी वाइफ जो हैं वो भी कोर्ट में मौजूद थी और उनकी वालदा ने एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाया जिसके अंदर उनकी तरफ से सपोजिटली कुछ नाम उन्होंने दिए कि ये लोग मेरे बेटे के कत्ल में मुलव्वस हैं या हो सकते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को कहा कि इन तमाम जावियों से यानी तमाम एंगल्स को देखते हुए इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मैं बड़ा कंसाइजली और ईजी करके अपने देखने वालों और आप लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि ये केस किस तरीके से प्रोग्रेस होगा। सबसे पहली बात यह है कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो हुआ है कीनिया के अंदर। कीनिया और पाकिस्तान दो सॉवरन ममालिक हैं। तो पाकिस्तान इसमें सबसे पहली चीज़ इंटरनेशनल लॉ की आएगी कि स्टेट सॉवरेनिटी का क्या सवाल है। स्टेट सॉवरेनिटी का सवाल इस वजह से हम करेंगे बिकॉज एक स्टेट अपने जितने भी रहने वाले लोग होते हैं और जो उसकी सरजमीन होती है उसके ऊपर उसके कायदे और कवानीन लागू होते हैं। कोई दूसरी हुकूमत, कोई दूसरी स्टेट उसके जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो उसका इलाका होता है, उसके ऊपर वो कायदे कवानीन लागू नहीं कर सकती। सबसे पहला एक ये चीज़ समझने। अच्छा, इसके अंदर मैं एक केस लॉ जो है इंटरनेशनल लॉ का वो मैं कोट करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने आज थोड़ी सी रिसर्च की, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हिंदुस्तान के अंदर जी ये एक केस है मुबारक अली वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब मुबारक अली जो है मैं इसकी डिटेल आपको देता हूँ कि मुबारक अली एक पाकिस्तानी है जो राइस जो चावल जो है वो उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और एक शख्स जो है वो इंडिया के अंदर बॉम्बे के अंदर उसको इम्पोर्ट करना चाहता है। अब केस कुछ इस तरीके से है कि मुबारक अली ने ये कह दिया उस शख्स को जो इंडिया में था कि मेरे पास चावल मौजूद हैं और मैं जैसे ही आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो रिसीप्ट मुझे शो करते हैं तो मैं यहाँ से ये एक्सपोर्ट कर दूँगा। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि वो चावलों वाली जो एक्सपोर्ट का मामला हुआ उसमें पैसे जो है पैसे के गबन का बॉम्बे में जाकर हाई कोर्ट में ये केस किया। तो कोर्ट में दो चीज़ें सामने रखी गई कि क्या मुबारक अली जो एक पाकिस्तानी है और जब ये क्राइम हुआ ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो इंटेंट थी वो ठीक नहीं थी, वो फ्रॉड करना चाहता था। नंबर दो कि वो तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी उसने कदम रखा ही नहीं, तो क्या हिंदुस्तान का पीनल कोड जो है दफ़ा 420 उसके ऊपर लग भी सकती है या नहीं। कोर्ट ने ये इसके बारे में जजमेंट दी कि चूंकि तमाम तर जो मामलात हैं वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुए और जो पैसे भेजने वाला शख्स है यानी जिसने वो चीज़ इंपोर्ट करवानी थी वो हिंदुस्तान में मौजूद था, तो ये मुबारक अली के ऊपर केस बन सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुबारक अली के ऊपर हिंदुस्तान में केस बन सकता है। अब इससे अगली चीज़ ये है कि मुबारक अली को अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि मुबारक अली का इंडियन जुरिस्डिक्शन में या किसी भी ऐसी जगह जहां से उसको अरेस्ट किया जा सके ये होना बहुत ज़रूरी है, या वो सरेंडर करे। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है।
अब अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर आपको ये देखना होगा कि जो दो लोग हैं जिनका आज सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र किया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, कि जो जिनकी अरशद शरीफ के साथ लेन देन इन द सेंस कि उन्होंने उनको ठहराया हुआ था, उनके साथ बातचीत थी, जो खुर्रम और वो दूसरा शख्स है, इनके बारे में इनके ऊपर जो है बात आकर रुक रही है। और जब तक ये लोग, क्योंकि सोर्सेज तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये दोनों अशखास जो हैं, इनकी जो फैमिलीज़ थी जो कराची में रिजाइड करती थी, उनको भी पिछले चंद दिन के अंदर कराची से को जन्म देती है। बहरहाल इस केस के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मज़ीद जो डेवलपमेंट होती रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दूसरी चीज़ जो है वो अब से कुछ देर पहले जवान पार्क के बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने मीडिया के साथ बात की और उन्होंने इस चीज़ की हिंट दी कि इमरान खान साहब ने अभी हमारी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उसके साथ बातचीत की है और हम लोग इस बात पर आमादा भी हैं और हम रेडी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। हमारी जो बातचीत हो रही थी ख़ास तौर पर सदर साहब और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के दरमियान वो कोई ख़ास फ्रूटफुल नहीं हुई। देखें जी, कल भी जिक्र किया गया था कि जब तक इसहाक़ डार साहब और सदर साहब की बातचीत के बारे में कोई फ़ाइनल एक चीज़ सामने नहीं आती तब तक हम अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे। ये पीटीआई की तरफ से बात आई थी। तो आज पीटीआई ने फ़िलहाल ये कह दिया कि हम जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि 2-3 इश्यूज़ हैं पीटीआई के साथ। सबसे पहला इशू ये है कि जो पीटीआई के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उन्होंने इमरान खान साहब को बताया है कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं असम्बली को तहलील करने के। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उनको ये भी समझाया है कि बजट आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, अभी बजट के ऊपर बेसिकली बात हो रही है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि रमज़ान आ रहा है मार्च के एंड में, उसके बाद बजट आना है, अप्रैल बीच में छोड़ के मई और जून में बजट होता है। तो ये दोनों चीज़ें गुजरने के बाद इलेक्शन की डेट के ऊपर बात कर लेते हैं। और बाकी कहने वाले कुछ ये कहते हैं कि जब आप बजट तक चले गए हैं तो 1-2 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो टाइम है असेंबलीज़ का उस टाइम को पूरा किया जाए और उसके बाद इलेक्शंस किए जाएँ। खान साहब को कुछ ऐसी ही बात जो है परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि हमें बजट देने दीजिए, लोगों के जो डेवलपमेंट के मद में उनको जो चीज़ें और ग्रांट्स दी जाती हैं वो हो जाएँ, ताकि हम लोग अपना इलेक्शन जो है उसको मजबूत करें और आगे आने वाला जो इलेक्शन है उसको अच्छे तरीके से लड़ सकें। सो अभी ये विद इन द पार्टी जो है ये भी मसाइल हैं, पीटीआई के लिए भी और पीडीएम के लिए भी इसी तरीके के कुछ मसाइल हैं। इनको देखने के लिए कुछ बैकडोर रवाबित हो रहे हैं। देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर जो नेक्स्ट वीक है इसके अंदर क्या क्या मामला तय होते हैं। तीसरी चीज़ जो थोड़ी सी इंटरनेशनल फोरम के बारे में मैंने बात की थी, ईरान की कुछ न्यूज़ मैं शेयर करता रहता हूँ, इसी तरीके से सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हमारे रवाबित हैं मिडल ईस्ट के साथ और इन तमाम ममालिक के साथ उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इंटरेस्ट होता है हमारी आवाम को। तो ईरान के अंदर जो आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई हैं, जो इस वक्त उनके रहनुमा हैं, रहबर हैं ईरान के, उनकी जो बहन है, उनकी बहन है जी बदरी हुसैनी उनका नाम है, और उन्होंने भी अपने भाई की रिजीम जो है, उनके जो भाई हैं अली ख़ामेनेई, उनके रूल को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, बड़ी तनकीद की, और उन्होंने कहा है कि जो पासदारान इस्लाम जो गार्ड्स हैं, ईरानियन नेशनल गार्ड्स, उनको चाहिए कि वो अपने हथियार डाल दें। ये उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर देर हो सकती है। और ज़ाहिर सी बात है वो हिंट कर गोल्डमैन सैश जो है वो अमेरिका के अंदर एक इदारा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो जिसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं, वो कुछ प्रिडिक्शंस भी करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के बारे में, मुख्तलिफ कंपनियों के बारे में, कि ये आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। आज उन्होंने ये कहा कि बाय 2075 तक अगर मामलात और हालात पाकिस्तान के ठीक रहें, एक कंटिन्यूटी रहे और जिस तरीके से इकनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए वो हों, तो पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी जो है इकनॉमिक ताकत बनने जा रहा है। मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पर तो हमें एक दिन का नहीं पता होता, तो ये तो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी की बात हो रही है। बहरहाल हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की करे और 2075 क्या उससे बहुत पहले पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं सलमान शहबाज, उनके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपील दायर की है, और अपील ये उन्होंने की है कि मैं 2018 से पाकिस्तान से बाहर हूँ, और 2020 नवंबर में FIA का जो लाहौर सर्कल है उन्होंने मेरे ऊपर एक केस बनाया, मेरी गैर मौजूदगी में बनाया, मुझे कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है, और अरबों की एक जो करप्शन का एक वो इल्ज़ाम है वो मेरे ऊपर है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरी हर चीज़ जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, तो मैं पाकिस्तान आना और मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि मैं पाकिस्तान आकर अपने आप को डिफेंड कर सकूँ और इन सारी चीज़ों से अपने आप को बरी करवा सकूँ। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। मेनली जो डिस्टर्बेंस है वो तो है हमारी सियासी तौर पर PTI और PDM के दरमियान जो ये एक टग ऑफ वॉर है, ये क्या इसका
ایک ٹگ آف وار ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان. دیکھتے ہیں کہ یہ مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز کتنا سیریس ہوتی ہے. میں ارشد شریف شہید کے کیس سے ریلیٹڈ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی اوورال سیاسی منظرنامے سے ریلیٹڈ تمام تر خبروں اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.